अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी। हम पार्ट बी कर रहे थे। पार्ट बी में आज हमारा टारगेट होगा चैप्टर नंबर 6। एंड चैप्टर नंबर 6 है हमारा बैंकिंग मनी रिसीव्ड। बैंकिंग मनी किस तरह से रिसीव करी जाएगी, क्या सिस्टम है, कैसे इसको कंट्रोल करा जाता है, कैसे इसको चेक करा जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे। बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंकिंग सिस्टम हमने देखा है, बहुत सारे बैंक हमने इर्द गिर्द देखे हैं। बैंकिंग सिस्टम आपकी नजर में क्या है? हम्म। आसानी है किस चीज की? और 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 जितनी जितनी बातें आ रही हैं आप बताओ कि आपकी नजर में बैंकिंग सिस्टम क्या है। अब इनमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? आपने बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बताया कि हम बैंकिंग सिस्टम में किसी को पे कर भी देते हैं, किसी से रिसीव भी कर लेते हैं, सेविंग भी करते हैं, बिल्स भी आपने जैसे पे करने का बोला, तो बहुत सारे अपने सर्विस देखी है उसमें। ये सारी सर्विसेज होती हैं, किसके लिए होता है, कौन ऑफर करता है? इसके लिए होती हैं ये सर्विसेज, और कौन इन सर्विसेज को ऑफर करता है? हाँ, हमारे लिए हम कौन है, फिर उनके कस्टमर्स हैं। ठीक है। और वो बैंकर्स हैं। तो ये पूरा एक बैंकिंग सिस्टम है। अब ये बैंकिंग सिस्टम में हमें लेन देन दिख रहा है, किस चीज का लेन देन दिख रहा है? कैश का, मनी का। मनी की एक सर्कुलेशन आपको होती हुई दिख रही है, कोई कलेक्ट कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, कोई पे कर रहा है। ठीक है। ये बैंकिंग सिस्टम चल कैसे रहा है? पैसा आपको बैंक क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है? कैसे दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? कस्टमर से आ रहे हैं। अब कस्टमर अगर लोन लेता है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के पास से अगर आ रहा है, तो फिर कस्टमर जब लोन लेता है तो फिर बैंक कहाँ से लाके देता है उसे? ये सवाल है। देखो, बैंकिंग सिस्टम क्या है, आपको बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपको डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कैसे करते हैं वो? आपको अगर वो लोन दे रहे हैं, आपको अगर वो किसी चीज की, अगर आपको वो लोन दे रहे हैं या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्योंकि देखिए, कस्टमर सिर्फ आप अकेले थोड़ी जाओगे। एक बैंक है और कस्टमर 20 25 30 बहुत सारे हो जाते हैं। तो इतना पैसा बैंक के पास आता कहाँ से है कि वो लोन आसानी से प्रोवाइड कर रहा है? और भाई, लोन प्रोवाइड कर रहा है तो किसी ने उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी दिया हुआ है। अब वो अगर पैसा मांग ले तो क्या वो वापस कर सकेगा? हाँ, वापस कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके बैंक पे, देखो, ये पूरा सिस्टम जो सर्कुलेट कर रहा है वो कौन है? एक एक इदारा है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तमाम बैंक्स को सर्कुलेट मतलब सर्कुलेशन में हेल्प करता है, इस मनी की सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो पैसा कहाँ से आता है बैंक के पास? एक तो आपके पास ये सेंट्रल बैंक, हर मुल्क का सेंट्रल बैंक अलग अलग है। पाकिस्तान का क्या है पता है? हाँ, हमने कभी इस चीज को इतना गौर से सुना नहीं, पता नहीं होता। तो यही चीज हमारी पूरे मुल्क में क्या होता है, इन्फ्लेशन को यानी और भी पैसों की लेन देन को कंट्रोल करती है। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, ज्यादा आना भी नहीं चाहिए, ना ही कम आना चाहिए। यानी पैसे की ना ओवरफ्लो होनी चाहिए, ना पैसा कम मुल्क में रहे, सर्कुलेशन उसकी होती है। अब ये इस चीज को, सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है ये पूरा एक निजाम। तो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान
तमाम कमर्शियल बैंक्स को पैसे प्रोवाइड करता है। अब वो जाहिर सी बात है, जब उसको प्रोवाइड कर रहा है, मनी प्रोवाइड कर रहा है, तो उनसे भी वापस लेगा। सही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड कर रहा है 20 मिलियन 30 मिलियन जो भी, वो अपने इंटरेस्ट रेट लगाता है कि भाई मैं तुमसे इतने वक्त में वापस लूंगा। और इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल अगर 10% सेंट्रल बैंक का होता है, तब वो पैसा सेंट्रल बैंक से कहाँ चला गया, आपके कमर्शियल बैंक तक। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, हमें फैसिलिटेट कर रहा है। वो 10-20 मिलियन जितना भी उसने लिया है, अब वो लोगों में बांट रहा है। किस नाम से, ऐसे ही नहीं बांट रहा है लोन वगैरह का। तो जब वो उसको लोन देगा तो उसे ज्यादा परसेंट पे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% उसको लग कर आया है, तो वो 15 16 या 18% हो सकता है 20% पे आपको दे। तो जितना परसेंट होगा, अब जाहिर सी बात है 20% है तो 10% का मुनाफा खुद रखेगा, और बाकी उसको जो सेंट्रल बैंक है उसको पे कर देगा। अच्छा, सिर्फ एक ये रिसोर्स नहीं होती है, बाकी एक और रिसोर्स भी होती है। भाई आपने इन्वेस्टमेंट का सुना होगा कि आप हमारे बैंक में इतनी अमाउंट सेव कर लें तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलती रहेगी। शायद आपने सेविंग अकाउंट वगैरह का सुना हो कि आपको फिक्स अमाउंट मिलती रहती है। वो कैसे मिलती है, वो इसी बिना पे तो मिलती है कि पैसा आवाम से लेता है बैंक, और फिर उसको इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, अब इन्वेस्ट करता है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेता रहता है और आपको भी फैसिलिटेट करता रहेगा। यानी आपको अगर 5% का बोला है कि भाई हम तुम्हें 5% इसका मुनाफा देंगे, तो खुद 10 या 15% ले रहा होगा। ठीक है। तो ये पूरा एक निजाम है, सर्कुलेशन है। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है, डिफरेंट नाम हो सकते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी जो क्वालिफिकेशन यूके बेस है, तो यूके का हमारे पास आएगा। रीड करें, बैंकिंग सिस्टम क्या है। आगे बढ़े, बैंकिंग सिस्टम में देखें, वही वाली बात लिखी है जो मैंने भी आपको बताई। पढ़ें। किस पे, लॉर्ड्स। अब देखिए, हमारा हम सारे मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होगा। सेंट्रल बैंक के बाद जो चीजें आती हैं वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो हमारे सामने एचबीएल के तौर पे, यूबीएल के तौर पे, और आपके पास नेशनल बैंक है, अभी बैंक है, बहुत सारे आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है। कुछ स्मॉल बैंक कुछ खास कैटेगरीज के लिए भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर को खास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा बैंक का निजाम चल रहा होता है। तो बात समझ में आए कि भाई इसको प्रोवाइड कौन करता है जो कमर्शियल बैंक है उनको प्रोवाइड कौन करता है। एक तो आपके पास सेंट्रल बैंक है, दूसरे सोर्स आपके पास वो कस्टमर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर आप उनको इंटरेस्ट देते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बैंकिंग सिस्टम जो चल रहा है, इसमें आपके पास अगर आप फॉरेन से चेक लेके जाते हो कि भाई मुझे मेरे कस्टमर ने दिया है, उस चेक को, मतलब चेक अगर लेके जाते हैं तो वो तो आपका फौरन हो जाता है। लेकिन अगर आप जो ड्राफ्ट वगैरह या इस तरह की चीजें बनवाते हैं,
तो क्लियर होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? देखो होता क्या है, इस तरह की जितनी भी चीजें बन जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, अब आपका अकाउंट किसमें, फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट यूबीएल में है। किसमें है भाई? यूबीएल में। सही है। अब यूबीएल के आप कस्टमर हो, यूबीएल के सिर्फ आप कस्टमर थोड़ी हो, यूबीएल के तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं। यूबीएल के पास बहुत सारे कस्टमर्स लेकर आ रहे हैं एचबीएल का भी, अल्फला का, और डिफरेंट बैंक्स के वो चेक्स लेकर आ रहे हैं उनके नाम के, जो पे ऑर्डर या ये चीजें बनी हुई हैं। अब वो कलेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि आपके अकाउंट में 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो जो हमें चेक मिलता है यूनिवर्सिटी से, तो वो मेरे ही नाम का होता है। अब मुझे उसको चेक को क्लियर करने के लिए एक उनका डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट टाइप समझ लो, तो वो बनाना होता है, और वो मुझे बना के उनको देना होता है विद चेक। अब उसकी फोटोकॉपी वगैरह सब रखी जाती है, फिर वो कहते हैं कि भाई आप 2 दिन के बाद अपना अकाउंट चेक कर लेना, आ जाएगा आपकी ये अमाउंट, आप 2 दिन में आपके अकाउंट में डल जाएगी। अब ये 2 दिन का टाइम लेता है, क्यों? क्योंकि इसको क्लियर होने में टाइम लग रहा है। क्योंकि देखो, वो जेएस बैंक का भी, वो अल्फला बैंक का भी, वो एचबीएल बैंक का भी, वो डिफरेंट बैंक्स के चेक ले लेते हैं। अब ये बैंक के चेक आपने ले लिए, इसको क्या करता है बैंक, फिर उस टाइम पे सॉर्ट आउट करता है, मेन ब्रांच में जाता है, सॉर्ट आउट हो रहे होते हैं कि भाई एचबीएल का कौन सा है, अल्फला का कौन सा है आपके पास, और हबीब का कौन सा है, सबके अलग अलग रुपए। अब फिर आप देखते हो, क्योंकि इंटर ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, आपके पास चेक आया है तो दूसरे के पास भी तो चेक आया होगा आपके नाम का। ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं एचबीएल और यूबीएल की एग्जांपल लेती हूँ, एचबीएल और यूबीएल। तो आपने चेक रिसीव करा, वो था जिस सप्लायर का, जिस कस्टमर का था, आपने बतौर सप्लायर उसको रिसीव करा। तो आपके पास फॉर एग्जांपल एचबीएल का आया, किसका आया था? एचबीएल का। और आपका अकाउंट किस में? यूबीएल में। तो आप वहां गए, आपने उसको क्लियर करने के लिए दे दिया। तो यूबीएल ने किसका कलेक्ट करा? एचबीएल का। सही है। एचबीएल का कलेक्ट कर लिया। इस तरह से बेशुमार करे, तो उसने सॉर्ट आउट सबसे पहले करा, कितने एचबीएल के हैं, कितने अल्फला के हैं, कितने आपके पास बैंक ऑफ पंजाब के हैं, बैंक इस्लामी के हैं, बहुत सारे। अब इसमें से एचबीएल की जितनी अमाउंट बन रही थी, वो उसने टोटल कर ली। फिर उसने देखा कि मुझे उसको कितने पे करने हैं, एचबीएल को मुझे कितने पे करने हैं। क्योंकि आपके भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो किसी के कस्टमर होंगे, यानी कि आप भी बैंक के तौर पे यूनिवर्सिटीज वालों को या फिर किसी बिजनेस पर्सन को फैसिलिटेट करते हो, तो वो भी क्या करते हैं, चेक लिख के दिया दूसरे को दे देते हैं। अब आपका क्या है, यूबीएल में अकाउंट है, उसने चेक दिया, तो उसका भी क्लियर होने में टाइम लग रहा है। तो ये फिर इंट्रा ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब ये इंटर ट्रांजेक्शन्स में आप चेक करते हो यूबीएल को कितने पे करने हैं, फॉर एग्जांपल यूबीएल को 1 लाख पे करने हैं, और एचबीएल को 1.5 लाख पे करने हैं। एक दूसरे को पे करने हैं, बैंक के हिसाब से हमने अमाउंट टोटल करके देख लिया। अब यूबीएल को देने हैं 1 लाख, एचबीएल को देने हैं 1.5 लाख। क्या करेगा? यूबीएल पहले देगा एचबीएल को, और फिर एचबीएल से 1.5 लाख लेगा। अभी मैंने सिर्फ दो की बात करी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास बैंक्स है ना, तो हम तो बहुत सारे की कलेक्ट कर रहे होते हैं। हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह कोई और भी हमारे बैंक के नाम पे कलेक्ट कर रहा होगा, जिसको हमें देनी है ना, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी दो बैंक की एग्जांपल्स ली है, कि मेरा यूबीएल में अकाउंट है और आपका एचबीएल में अकाउंट है। सही है। अगर मैंने किसी कस्टमर से रिसीव करा है, या किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, या जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से चेक के तौर पर रिसीव कर लेती हूँ। तो मेरा जो रिसीव हुआ है वो किस नाम से था, वो कौन सा चेक था? एचबीएल का था। सेम इसी तरह से एचबीएल में बहुत सारे लोग होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ और लोग होंगे, वो भी रिसीव कर रहे होंगे दूसरे अकाउंट, दूसरे बैंक का नाम से।
तो फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक को देना है, यूबीएल को देना है एचबीएल को 1 लाख रुपए, और एचबीएल को मुझे देना है, यानी मेरे बैंक को देना है 1.5 लाख, तो क्या करूंगी मैं? 1 लाख आपको दूंगी, फिर 1.5 लाख आपसे लूंगी, क्या करूंगी? डिफरेंस है वो, जो डिफरेंस है वो पे करेंगे, एग्जैक्टली exactly. तो ये जो क्लियरेंस का मामला है ना, ये यही होता है। फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंस, कि आप, मैं पूरा 1 लाख नहीं दूंगी, बस जो डिफरेंस है एचबीएल मुझे दे देगा फिर, ये कहलाता है क्लियरेंस। अब जब हो जाएगा ये मामला तय, तो जिस जिसके अकाउंट में आना था वो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये पूरा सिस्टम क्लियरिंग सिस्टम कहलाता है, कि सबसे पहले क्या होता है, बैंक डिफरेंट चेक्स को वो रिसीव करता है, फिर अपने मेन ब्रांच में भेजता है, मेन ब्रांच क्या करती है, वहां पे इसको सॉर्ट आउट करती है। भाई बैंक वन के कितने कलेक्ट हुए हैं चेक्स, बैंक टू के कितने हुए हैं, बैंक थ्री के कितने हुए हैं, बैंक फोर के कितने हुए हैं, फाइव के कितने हुए हैं। फिर देखते हैं कि उस बैंक को जहां वो ये सब सॉर्ट आउट कर रहा है, उस बैंक का भी तो कोई नाम है ना, उसको किसी को कितने देने हैं, उससे सामने वाले से कितने लेने हैं, तो जितना डिफरेंस होता है वो फिर आप सॉर्ट आउट कर। क्लियर है? ये पूरा सिस्टम कहलाता है क्लियरिंग सिस्टम। इसीलिए जो हम बैंक रिकंसिलेशन या ये चीजें पढ़ रहे होते हैं, कि आपने किसी को चेक पे करा था, क्लियर होने में टाइम लग गया, यही रीजन है कि थोड़ा क्लियरेंस में टाइम लगता है, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन। क्लियर है यहाँ तक? इसको पढ़ें, रीड करें। हम्म। अब ये वही वाली एग्जांपल लिखिए जो मैंने आपको बताई है। ऊपर इन बैंक्स के नाम लिखे हुए थे, गौर करिएगा, ऊपर ये सारे नाम लिखे हुए थे ना, और नीचे आपको नेट डेट लिखा हुआ है, यानी कि किसको कितना देना है, कितना नेट ऑफ है। एक को देने थे $25, दूसरे को देने थे $20। तो अब वो थोड़ी है कि $25 पहले लेगा फिर $20 देगा, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंस जिसके और ज्यादा आएगा, यानी अमाउंट का दोनों का डिफरेंस लिया, $5 किसके ज्यादा थे, फिर जाहिर सी बात है वही $5 पे करे। क्लियर है? आगे बढ़े और इनके स्टेप्स पढ़े, क्योंकि स्टेप्स मैंने आपको वर्बली समझाए, ये स्टेप बाय स्टेप। हम्म। सेकंड स्टेप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? स्टेप्स,
ऐसा तो याद नहीं करने होते, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी बॉडी क्या फंक्शन कर रही है। ठीक है। क्लियरिंग हाउस क्या है, कैसे ये काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पूरा क्लियरिंग सिस्टम बनाया है पिक्टोरियल फॉर्म में। तो इन्होंने डेज भी बताया कि अमूमन इस तरह से हो जाता है। अच्छा, बैंकिंग सर्विसेज अभी हमने शुरू में बात करी थी, जो आपने कहा था कि भाई बैंक हमें ये देता हुआ दिखता है, क्या क्या फैसिलिटीज देता हुआ दिखता है, कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की भी फैसिलिटीज दे रहा होता है, या फिर वो आपसे कह रहा होता है कि भाई आप हमसे लोन ले लो। इसके अलावा और क्या क्या आपने बताई थी। बिल्स पे कर सकते हो, और मनी ट्रांसफर हो जाती है, और सेविंग्स हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेविंग्स, हाँ फिक्स। क्रेडिट कार्ड की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, समटाइम इंश्योरेंस दे रहे होते हैं। अच्छा, डील कर रहे होते हैं शेयर्स वगैरह में। आपको अगर पता हो कि कंपनीज जो शेयर्स इशू करती है, शायद सुनो, अभी आपका टॉपिक नहीं है वो ना, क्योंकि F3 में आप इंशाल्लाह इस चीज को ज्यादा पढ़ोगे। F3 F7 में आप जाके इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, कंपनी के पास डायरेक्टली जाते हैं। किसके थ्रू काम हो रहा होता है, बैंक के थ्रू काम हो रहा है। ठीक है। कंपनी बता देती है कि भाई फला बैंक से आप हमारे परचेज कर सकते हो, डिक्लेयर कर देती है। तो वहां से आप उनके शेयर्स परचेज कर लेते हैं, पैसा कहाँ आता है, बैंक के पास आ जाता है। ठीक है। तो आप वहां जाते हो, बैंक को पैसा देते हो, उतने आप शेयर्स खरीद सकते हो। आपके ऊपर है, 10 15 20 एक दो जितने भी। तो ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस इन्होंने लिखा है, हाँ अगर आपको कहीं और जाना होता है तो करेंसी एक्सचेंज करनी होती है, कैसे करोगे, वहां से कर लेते हो। ठीक है जनाब। पेट इंश्योरेंस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन बैंक, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, कैसे कर रहे हो, तो जरा एक नजर पड़ रही होगी। एक नॉर्मली चीज है जो हमने पढ़ी हुई है। शायद उससे कर लगे ना उनका, होएगा नहीं है। 1.3.2, 1.3.3, इसी के बैंकिंग सर्विसेज के नीचे रिटेल बैंकिंग है। इसके बाद 1.3.2 और 1.3.3। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक and they wish to raise their issuing shares. The activities community or its community derivatives. It's banking services, bank customers, which is the target. Not only are there the bank being given by some customers can operate their accounts by using one or more of these. कह रहे हैं यहाँ तक कोई सवाल। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप। देखो, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जो हमें बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर जितने वर्कर्स हैं वो बैंकर कहला रहे हैं, और हम उनके कस्टमर्स हैं। कौन कौन से रिलेशनशिप्स हमारे पास हो सकते हैं, बैंकर कौन है और कस्टमर कौन है, ये जैसा आप पढ़ लीजिएगा। है वही चीजें जो मैंने आपको समझाई है, आसान सी है ना। फिर हम इसमें पढ़ते हैं रिलेशनशिप्स। आ जाए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यार सब कुछ वही तो था। जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स आप यहाँ पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास देखो नॉर्मली हम पढ़ रहे होते हैं बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप, हमें पता है, लेकिन हम कस्टमर के तौर पे और कौन कौन से रिलेशनशिप्स कायम कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल ये है कि रिसीवेबल और पेबल। रिसीवेबल और पेबल क्या है मतलब, अब यहाँ पे गौर तलब बात देखें, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं, हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या होगा, एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगी, एसेट होगा एग्जैक्टली। सेम अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट। अगर बैंक कर रहा है तो क्या होगा, एसेट। और उससे जो इंटरेस्ट आना है वो उसके लिए क्या होगा, रिसीवेबल। और जिसको पे करना होगा वो उसके लिए पेबल हो जाएगा। क्लियर है। सेम वही रिलेशनशिप यहाँ पे भी लिखी है, इसको जरा रीड करें। मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, अभी मैंने हेडिंग्स पढ़ने का नहीं, 2.3.1 बोला। रिसीवेबल पेबल रिलेशनशिप, रिसीवेबल पेबल रिलेशनशिप लिखा हुआ है 2.3.1। हम्म। क्या बात लिखी हुई है, देखें, यहाँ एक बात लिखी है, अगर आपने, आपके फ्रेंड बिल ने किसी को पे करी है मनी, किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो जिसको लोन दिया है, या अगर किसी ने क्या करा है, फॉर एग्जांपल अगर बिल ने, बिल के नाम ले लेते हैं, यहाँ बिल का एग्जांपल दी हुई है, बिल ने किसी से लोन लिया है, तो वो उसके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगी। और वहां क्या लिखा जाएगा, अकाउंट्स पेबल। हमने ये तो नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स में पढ़ा भी है। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, अकाउंट्स पेबल। और जो इसको रिसीव करेगा, जब ये वापस अदा कर दिया जाएगा लोन, तो उसके लिए क्या होगा, रिसीवेबल। यहाँ क्या बात लिखी गई है, यही रिलेशनशिप आपको एक बैंक और बैंकर और कस्टमर में भी दिखेगा। लिखा है, दिस रिलेशनशिप अप्लाइज व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी इन सॉरी, मनी इन अ बैंक। डिपॉजिट कर रहे हैं कहाँ, मनी, बैंक में। एट द सेम पॉइंट द बैंक विल हैव टू पे बैक द मनी टू द कस्टमर। और जब हम डाल रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारा पैसा है वो, किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी इसको पे करने के लिए, बैंक को, क्या हमें वापस पे कर दे। So the customer is accounts payable to the bank, whilst the bank is the account receivable of the customer. क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से exactly the converse is true if a customer has an overdrawn account at the bank. The receivable payable relationship is reversed. हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी पढ़ी थी, बैंक देता है, ऐसा ही था ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि भाई जब आपका अकाउंट निल हो जाता है तो बैंक आपको इजाजत देता है, एक लिमिट दे देता है कि इतनी अमाउंट आप और मजीद उससे ले सकते हो, यानी पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लिमिट 20,000 तक की है, कि निल हो जाए जब बैलेंस, तब भी आप 20,000 मजीद इसमें से पे करने की इजाजत है। आपका बैंक इस तरह से पे कर देगा आपके ब्याह पे। तो आपको सैलरी देनी थी 1,20,000, सही है, आपके अकाउंट में कितने, 1,00,000, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000 का, एग्जाम्पल के तौर पे दे दी। तो क्या ये 20,000 बैंक दे देगा, हाँ, क्योंकि आप क्या, उसके दरमियान जरा ये वाला, हाँ, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है
कि भाई अगर आपका नील भी हो जाए, क्योंकि 1 लाख के बाद तो नील हो जाएगा, तो 20,000 मजीद कैसे होगा? तो 20,000 इस तरह से होगा कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो दे रहा है, लिमिट लग जाती है। मैंने यहाँ जस्ट 20,000 की एक लिमिट दी है। सेम इसी तरह से अगर आप देख रहे होते हो कि आपका जो बैलेंस है खत्म हो जाता है, तो आपके पास भी फैसिलिटी होती है जो कि हमारे नेटवर्क्स प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई आप ये दबाएंगे और फिर आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। फिर जब आप नेक्स्ट दोबारा से लोड करवाओ, अपना जो कार्ड है लोड करवाओ, तो हम पहले ही इसके पूरे अमाउंट जितनी हमने आपको दी है प्लस चार्जेस डिडक्ट करेंगे। सेम वैसे ही कहानी बैंक के साथ भी है। ये 20,000 तो वो डिडक्ट करेगा तो करेगा, फिर जो चार्जेस होंगे इस फैसिलिटी के वो भी डिडक्ट करेगा। सबके लिए नहीं होता, क्योंकि बैंक में देखा जा रहा है कि यार बिजनेस पर्सन्स हैं, बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऐसे हर किसी पे थोड़ी है। एक रिलायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, कि हमारे बिजनेस, हमारा जो बैंक है उसके थ्रू ये बहुत सारे एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, बहुत सारी रिसीविंग की होती है, बहुत सारी वो पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ज्यादा अरसे तक वो इस तरह से नहीं हो सकता कि उनका बैंक अकाउंट जीरो रहे। एक नॉर्मल कस्टमर क्या करेगा? नॉर्मल कस्टमर हो सकता है कि उसने जस्ट सैलरी रिसीव करने के लिए रखा हो, तो भाई महीना पूरा होगा तो करेगा, और अगर नहीं हुआ, जॉब चली गई, तो फिर उसके पास कहाँ से आएगा? तो बैंक इस तरह से फैसिलिटेट हर किसी को नहीं करता, सिर्फ क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिजनेस पर्सन की ज्यादा होती है इसलिए इनको फैसिलिटेट कर दिया जाता है, और वो एज सुन एज पॉसिबल जल्दी पे कर देते हैं। क्लियर है? तो ये वाला रिलेशनशिप, जो रिसीव करेगा उसके लिए क्या होगा? रिसीवेबल, और जो पे करेगा उसके लिए पेबल। ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? रिसीवेबल और पेबल रिलेशनशिप। यहाँ तक क्लियर है? फिर आते हैं बेलर और बेली रिलेशनशिप। अब ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? देखो, समटाइम हमें क्या होता है, लोन लेना होता है। अब लोन आपके पास किस बिहाफ पे मिल सकता है? कोई तो गारंटी होती होगी ना। बिजनेस तो वो बिजनेस जो है लोन ले रहा है तो उसका एक नाम होता है। आप अगर लोन ले रहे हो तो आप क्या बहुत मशहूर हो? नहीं। तो फिर आप किस किस तरह से मांग रहे हो? कोई गारंटी दे सकते हो बैंक को कि आप उसको प्रोवाइड कर दो? वो फिर क्या श्योरिटी ले रहा होता है? या तो कोई खास चीज आपसे रखवाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे प्रॉपर्टी के, तो ये सारी चीजें आपसे वो रखवाएगा, उसके बेहाफ पे देगा आपको लोन। क्लियर है? तो ये अगर आपसे इस तरह का रिलेशनशिप हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे बेलर और बेली की रिलेशनशिप क्या है? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बैंक आपको यहाँ पे लोन आप अभी नहीं ले रहे हो। ये वाला जो लोन वाली कहानी मॉर्गेज और मॉर्गेजी की है, कि वहां पे आप जैसे, पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, मैं ऐसे अभी नाम नहीं करता है, तो वहां पे आप लोन ले लेते हो। यहाँ कहानी उसी तरह की है, लेकिन जस्ट सेफ रखवा रहे हो। शायद आपने देखा भी हो कि भाई आप बैंक में लॉकर ओपन करवाते हो ना, तो ज्वेलरी रखवा दी या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट, या विरासत की जो पेपर्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, वो आपने रखवाए हुए होते हैं। तो जो रखता है वो क्या कहलाएगा? जो जिसके पास रखा जाता है वो क्या कहलाएगा? बेलर किसे कहेंगे, बेली किसे कहेंगे? जरा इसको पढ़ ले एक नजर। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? ये भी पढ़ लीजिएगा, पूरी सारी चीजें। नहीं, पूरा पढ़ें शुरू से, लेकिन इसमें ये नोट डाउन करिएगा, कस्टमर क्या कहला रहा है? बेलर। और बैंक क्या कहला रहा है? बेली। ये आपके जहन में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? अच्छा,
प्रिंसिपल और एजेंट से पहले मैं उसी बात पर आ जाती हूँ, मॉर्गेज और मॉर्गेजी सेम वैसे ही है, आप एक नजर पढ़ लो समझ में आ जाएगा कि भाई लोन किसी तो बिहाफ पे चाहिए। तो लोन के लिए क्या करते हो, फिर यहाँ पे गिरवी रखवाने का जो हमारा एक लफ्ज यूज होता है, गिरवी रखी है, तो वो क्या होता है, आप इस तरह के पेपर्स वगैरह देके जो जितना आप लोन लेते हो उसके इक्विवेलेंट बन जाते हैं उसके अमाउंट, कि फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ लिए हैं लोन के तौर पे बैंक से, तो 1-1.5 करोड़ या उसके बराबर का कि भाई इतना लोन चुकाने की जिसकी हैसियत हो, तो फिर आप उस चीज को रखवा देते हो, या तो सोना है आपके पास या फिर आपके पास कोई ऐसी कीमती शय है जो जरा भरोसे के काबिल हो कि हाँ भाई अगर इस तरह से हो कि अगर ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचा सके तो बैंक श्योरिटी के तौर पे लेता है ये, कि अगर नहीं है ये हमें देगा वापस हमारा लोन तो हम इसकी ले लेंगे फिर सब। हम्म। गिरवी ये होता है, गिरवी हम उस चीज को कहते हैं कि आपसे मैंने पैसे लिए और आपको कह दिया कि ये देख लो ये मेरी सोने की चूड़ियां हैं, इसको गिरवी रख लो, तो जब मैं तुम्हें लौटाऊंगा तो तुम मुझे वापस ये कर देना। सही है, ये चीज होती है गिरवी। 2.3.4, फिर हम उससे पहले वाला पढ़ें, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके पास ये अथॉरिटी होती है, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में ये बोला जाता है, एक आपकी इंस्टॉलमेंट बनी हुई होती है कि आपको देनी है, अगर आपको वो नोटिस पीरियड देने के बाद भी बोल रहा है, अब नोटिस पीरियड का टाइम है गुजर गया, तो फिर वो उसके पास इजाजत हो जाती है कि आप आपका जितना भी पैसा आपने लिया है वो उससे रिकवर करे बेच के फिर। बैंक ऐसे नहीं देता, या तो आपका आपकी सैलरी इतनी हो कि अगर आप 15 लाख ले रहे हो तो आपकी सैलरी महाना अच्छी खासी हो, या जिस बेहाफ पे आप ले रहे हो, किसी ना किसी बेहाफ पे तो ले रहे होगे, गाड़ी चाहिए या फिर आपको कोई मकान चाहिए किसी चीज के लिए, तो मकान की फिर इतनी वैल्यू हो वो फिर ले लेता है कि उसका डॉक्यूमेंट उसके पास इस तरह से रखा जाए। क्लियर है ना? अब पढ़ें ये प्रिंसिपल और एजेंट, ये शायद आपने देखा भी होगा कि देखो एजेंट क्या होता है, जो काम करवाता है, दो पार्टीज के काम करवाता है, सेम इसी तरह से ये हम नॉर्मली एजेंट रियल एस्टेट एजेंट को देख रहे होते हैं कि वो बायर से भी मिलवाता है और फिर जो सेलर होते हैं उससे भी मिलवाता है, सेम इसी तरह रेंट आउट करने वाले से भी मिलवाता है और जो रेंट पे लेना चाह रहे होते हैं उससे भी मिलवाता है। बैंक भी एक मिडिल पर्सन की तरह काम करता है सम टाइम। ठीक है, तो इनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप होगा, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप, जो थर्ड पार्टी के लिए ये काम करेगा। क्लियर है? इसको पढ़ें जरा।
क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये सारे रिलेशनशिप आपको पता होने चाहिए। अब इन रिलेशनशिप में किसको क्या कहा जाता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहला रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसकी समरी एक बार यहाँ है, तो इसको जरा देख लीजिएगा। यहाँ इसकी समरी दी गई है, तो देखो कि इस रिलेशनशिप में बैंक क्या कहला रहा है और कस्टमर क्या कहला रहा है। कौन कौन से हमने चार रिलेशनशिप्स पढ़े हैं? रिसीवर पेबल में, बेलर बेली में, प्रिंसिपल एजेंट में, मॉर्गेज मॉर्गेजी में। बेलर बेली और मॉर्गेज मॉर्गेजर ये दोनों लगते सेम है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, एक लोन का। सही है। वहां बेलर बेली में आप सिक्योरिटी के लिए उसको देते हो, और जो आपका मॉर्गेजर मॉर्गेजी है वो आपसे सिक्योरिटी के तौर पे ले रहा है कि हाँ अगर आप नहीं दे पाए तो फिर उसको सेल करके कर सकते हैं अपना पूरी रिकवरी। फर्क ये है, आपने गोल्ड या प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवाए, कोई लोन लिया, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि कोई भी चीज पे बैक करने की। किसके ऊपर जिम्मेदारी है? सारी बैंक के ऊपर। लोन नहीं लिया तो बेलर बेली वाला है। लोन नहीं लिया, आपने अपनी कोई भी कीमती चीज, चाहे वो ज्वेलरी की डायमंड हो या कोई भी ऐसी खास चीज हो, प्रॉपर्टी हो, आपने सिक्योरिटी के तौर पे उसके लॉकर में रखवा है, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि मैं पे करूं, उसकी जिम्मेदारी है। सही है। सेम इसी तरह खास चीज के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन वहां मैंने क्या करा है, कर्ज लिया है। किससे कर्ज लिया है? बैंक से कर्ज लिया है। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई है, जब मैं कीमती शेयर दे के कोई लोन ले रही हूँ, ये है आपके पास मॉर्गेज मॉर्गेजी। ठीक है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी की ये कंडीशन है। वहां मैं लायबल हूं कि वक्त पे पैसा अदा करूं, नहीं तो फिर जो मैंने गिरवी चीज रखवाई है वो फिर जाहिर सी बात है बेच के वो पैसा अपना रिकवर कर लेगा। क्लियर है? दोनों में फर्क क्लियर है। फिर हमारे पास प्रिंसिपल एजेंट थर्ड पार्टी के तौर पे ये काम करवा रहा होता है। सिर्फ 10 और 11 थोड़े से हमारे इसमें क्वेश्चंस आएंगे। 11 में बिल्कुल रिकंसिलिएशन की तरह, जो हमने कंट्रोल रिकंसिलिएशन करा था उसकी तरह। ठीक है। सही। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हमारी क्योंकि बिल्कुल ही रीडिंग पर्पस है, कौन कौन सी है? अच्छा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या है? जो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता, हमें पता है यार हमारी क्या ड्यूटीज हैं, बीइंग अ कस्टमर, क्या बैंक की ड्यूटीज हैं, ये हमें पता होता है। एक नॉर्मल जो है सर्विस प्रोवाइड करना है, ये सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। सही है। इसके अलावा आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि राइट्स और ड्यूटीज क्या है बैंकर्स की, कस्टमर्स की। ये आपका सिर्फ रीडिंग पर्पस का है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप इसको रीड कर करें। क्लियर है? हमारा जो सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी में मोस्ट ऑफ द थिंग्स रीडिंग की होती हैं। जो प्रैक्टिसिंग की है चैप्टर 10 और 11 है। ठीक है। चैप्टर 10 में फिर भी बोलूंगी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। पेटी कैश है, कितना आपने खर्च कर दिया उतना डाल दो। मैं तो इस चीज को आसानी से कंसीडर करती हूँ। हाँ, बच्चों को कहाँ थोड़ी मुश्किलात सामने आती है उनके रिकंसिलेशन में। तो रिकंसिलेशन जब आप कर रहे होते हैं वहां पे आपको थोड़ी दुश्वारी आ रही है। क्लियर है? हम्म। कोई सवाल करना चाह रही थी आप? नहीं, रीडिंग के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ तक। अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं आपको रीडिंग के लिए दे देती हूँ। ठीक है, जितनी भी ड्यूटीज वगैरह हैं ये सब पढ़कर आइएगा। बैंकिंग कैश, अच्छा ये जो आपका पूरा एक प्रोसीजर है कि आपने कैसे कैश को बैंक में डालना है।
क्या क्या होगा, स्लिप बनेगी, टोटल आप उसमें बनाते हैं स्लिप वगैरह बनवाते हैं उसमें। तो ये पूरा प्रोसीजर जस्ट वन टाइम आप पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम इसको डिस्कस करें तो आपके आसान हो जाए। 3.3 है इसकी। अच्छा, सोल्यूशन भी है इसका। बैंकिंग चेक्स वगैरह ये सब हम इसको रीड कर लेंगे बार, कि आपने किस किस तरह से चेक को जब डालना है बैंक में तो क्या प्रोसीजर होगा, और कैश करना है तो क्या इसका प्रोसीजर होगा। रिटर्न डिसऑनर चेक, शायद सुना, बाउंस चेक जो हो जाते हैं, चेक बाउंस हो जाता है। किस किस रीजन से हो जाता है, दो रीजन हो सकते हैं कि भाई, कि जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, इस वजह से, या फिर गलती हो सकता है कि चेक में हो गई हो, रिटर्न में कोई गलती हो गई हो, सिग्नेचर में, डेट में। अगर तो वो 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो रहा है तो वो चेक वैलिड होगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के से ज्यादा का टाइम है तो वो आउटडेटेड हो जाता है। सही है, इस वजह से भी चेक बाउंस हो जाता है। या फिर सिग्नेचर की गलती है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। किसका अकाउंट है, साइन सही है, अमाउंट सही लिखी होनी चाहिए वर्ड्स में और फिगर्स में, हर चीज में ये सारी चीजें मैटर करेंगे। अच्छा, प्रोसीजर्स फॉर बैंकिंग डेबिट कार्ड, कौन सा कह रही थी आप? 5.3। अच्छा, ये इसी से रिलेट कर रहा है जो उन्होंने ऊपर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की कहानी बताई है, तो फिर उन्होंने सवाल दिया गया है कि इसको फ्लोट वगैरह करना है, चेक आपके पास दिए गए हैं तो उसमें आपको ये सारी चीजें करके बताई। इसको करेंगी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, समझने वाली चीज नहीं। ठीक है। EFT POS ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट द पॉइंट ऑफ सेल। कि भाई जिस टाइम पे आपने सेल करी थी उस टाइम पे आपने कार्ड जो स्वैप करते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं तो भाई जिसके कार्ड में अमाउंट होती है दूसरे के कार्ड में चली जाती है, दूसरे के पास हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, EFT POS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट द पॉइंट ऑफ सेल। अब ये क्या करेंगे, सारी सी बातें इससे, या जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी रिटेंशन पॉलिसी होती है कि कब तक आप उन चीजों को रिटेन करना है आपने। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ स्लीपिंग टॉपिक, टॉपिक कह रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जो फाइल आपकी एक्टिव फाइल कहलाती हैं। कुछ सेमी एक्टिव होती हैं कि हाँ कभी निकलती हैं कभी काम में नहीं आती हैं। कुछ स्लीपिंग टाइप होती है कि वो उसका इतना काम नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो रखिए। और ना जैसे अगर आपने फीस पे कर दी है, ठीक है, आपने कोर्स की फीस पे कर दी, पास हो गए, एग्जाम में अपेयर हो गए, क्लियर हो गए, अब क्या काम है उसका, कोई काम है सालों साल रखने का, उसका काम है नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस ट्यूशन फीस का जो जो भी आपकी स्लिप मिलेगी फेंक दोगे, नहीं रखोगे ना उसको। कुछ ऐसी चीज है, अब जैसे आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है या फिर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो या फिर अगर आपने कहीं अकाउंट ओपन करवाया उससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट होगी, इंपॉर्टेंट है, वो रखे हुए तो हैं आपके, सच आपके रोज बाहर नहीं आ रहे होते, रखे हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की रिटेंशन पॉलिसीज होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स की, नीड के हिसाब से, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। बैंक आयरो वगैरह ये हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, इसके हवाले से पूरा टॉपिक आया हुआ है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 8 वगैरह, क्लियर है। मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे रीडिंग की है, तो मैं ये चाहूंगी आप पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी एक नजर देख लेना, आज आसान है, हो जाएगा। इस तरह से और ज्यादा इसमें से इतनी कोई चीजें नहीं आती, थ्योरी बेस है, क्लियर है।
अगर इसमें फिर भी मजीद कोई कंफ्यूजन है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, वरना आई आई होप इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। रीडिंग पर्पस के लिए था। हाँ, इसमें और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप्स किस कौन कौन से हैं, रिलेशनशिप में बैंक क्या कहला रहा है, कस्टमर क्या कहला रहा है, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या कहलाता है। सही है, बेलर बेली का है या फिर आपका मॉर्गेजर मॉर्गेजी का है, एजेंट प्रिंसिपल का है, कौन सा रिलेशनशिप है। फिर आपको राइट्स ड्यूटीज बताई गई हैं, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ कस्टमर क्या ड्यूटी है, बीइंग का बैंकर क्या ड्यूटी है। और फिर हम जब बैंक में ट्रांसफर करते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं पैसा, तो हमें हमें क्या प्रोसीजर का सामना करना होता है, या फिर आपके पास चेक्स होते हैं तो उसको कैसे इसको डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, एक समरी हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये सब कुछ रीड कर लेना, क्योंकि आसान सी चीज है, इतना कोई आई होप के मसला नहीं होगा। अगर हम फिर मसला हुआ तो हम इसको दोबारा कर लेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ तक अपनी क्लास रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात।